ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਲਾ ਪਿਆ ਅੱਜ।
ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਲਾ ਕਾਣਾ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਰਵਾੜਾ ਖਾਸ ਦਿਆਨਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਰਾਦ ਅਖਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲਾ आज का ये प्रोग्राम बैंकिंग तौर पे लिखन फॉरम पूरे आओ से पहले चले अब मेरी तारीफ करूंगा जहाँ
अहमद साहब, आमिर की इस सियारात में उम्मीद का एहसास सूरज शुरू किया गया कि पूरे मुल्क से मायूसी और नाउमीदी का नामो निशान मिटा दिया। बिलाशुबा आपकी शख्सियत, मुगला की बहादुरी
मौलाना के हुक्मात उनके चमकते हुए चेहरे और उनके चेहरे पे रोशनाई और ये दोनों मुल्क की अलामत या अपने निकलने में लोगों का बहुत खुश है। हम अपने इतनी बात में और इसके से इंशाअल्लाह वो मनोरंजन है ये कभी नहीं खत्म होने देंगे और हम सवेरे मुशर्रफ साहब को इसमें से जाना होगा और उनके मुद्दे मुकाबले में उम्मीदवार जनाब जस्टिस रिटायर्ड वजीर साहब की इमारत में पाकिस्तान में हम अदालत की बहाली इस मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए अदलिया की आजादी के लिए आइन की बहाली के लिए जंग लड़ रहे हैं क्योंकि मुल्क का खालिद भी एक वकील था और आज ये वकील उसी के दर्जे पर चलते हुए अपने पाकिस्तान में
अगर आप
दानिश्वर साहब के मुसन्नफ हैं, अपना ये खास मौका लगा लेते हैं। मैं उनको दावत सुन देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब लिबरल फोरम चेयरमैन पाकिस्तान आसिफ खान साहब। मुझे एहसास है कि आप जिस हिसाब को सुनना चाहेंगे, मैं सिर्फ एक दो जगह से आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जिस तरह आपके बाद के प्रेसिडेंट ने कहा कि वकला ने जो तारीख चलाई, वकला कोई सियासी जमात नहीं होते, पोलिटिकल पार्टी नहीं होती। ये जो तारीख चलाते हैं ये पोलिटिकल पार्टी आमतौर पर चलाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि वकला ने इतनी जानदार तारीख चलाई है कि उसके नतीजे आपके सामने हैं। आपकी जुडिशरी को टच करने से पहले मौजूदा हुकूमत का और प्रेसिडेंट का जो ग्राफ था वो 60%, लेकिन आज प्रेसिडेंट मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो 10% बढ़ा गया है। और इसकी मेन वजह जो है वो आपकी जदोजहद और आपकी स्ट्रगल है। और आज के जो इंतखाबात के नतीजे भी हैं वो भी मैं समझता हूँ कि आपकी स्ट्रगल के हवाले से लोगों ने अपनी नफरत का इजहार किया, जनरल से नफरत का इजहार किया, मौजूदा हुकूमत से नफरत का इजहार किया। लेकिन इसके साथ साथ दो बातों पर अभी भी आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए और उससे कभी भी अपनी तवज्जो जो है वो नहीं हटानी चाहिए। एक आजकल ये बात हो रही है और बहुत सा एक मजबूत गढ़ा ये बात कर रहा है कि हमें नई असेंबली को मौका देना चाहिए, पार्लियामेंट को वजूद में आना चाहिए, हुकूमतें बने, उसके बाद ये फैसले करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी जो स्ट्रगल है उसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनको टाइम दिया, इनको वक्त दिया, तो यकीनन ये आपका जो मसला है जजेस की बहाली का, इसको वो नजरअंदाज कर देंगे, इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे और जो मामलात हैं उस पर तवज्जो अपनी लगा देंगे। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी वो उन्होंने आपकी वजह से और आपकी स्ट्रगल की वजह से वोट हासिल किए हैं, लेकिन अभी तक भी उनके अंदर वो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, अभी भी वो गलत फैसले कर रहे हैं। आप देखेंगे अवामी नेशनल पार्टी जो बड़े सूबा सरहद में वाज़ेह अक्सरियत जीत कर आई थी, वहाँ भी उन्होंने अपने खानदान के एक फर्द को, आजम मोदी का एक बेटा है, उसको वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। हालांकि वहाँ बहुत से कारकुन थे, बहुत से वो लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल की थी, लेकिन सिर्फ चूंकि वो बादशाह खान का पोता था तो उसको उन्होंने वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। इसलिए अगर आप अपना प्रेशर आउट नहीं रखेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी न किसी हवाले से कंप्रोमाइज करके, और अभी भी ये कह रही है कि हमने जी कमेटियां बना दी हैं, हम गौर कर रहे हैं कि इसमें क्या लीगल इम्प्लीकेशन हैं। लीगल इम्प्लीकेशन के बारे में तो जज साहब आपको बताएंगे, लेकिन ये बड़ी एक सादा सी बात है कि एक सिंपल एग्जेक्टिव ऑर्डर से उन्होंने 60 से ज्यादा जजेस को अनसीट कर दिया, और एक सिंपल एग्जेक्टिव ऑर्डर से ही वो तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो बहाल हो सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी जो आयत है वो वॉर एंड टेरर की है, वो भी आपको समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अमेरिका जो अपने आप को ये कहता था कि हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले हैं, हम आजाद रखिया पे बिलीव करने वाले हैं, उनकी है ऐसी तारीख। आपको याद होगा कि पिछले इंतखाबात में जो बुश और गोर के खिलाफ हुए थे, उसमें गोर जो है वो पॉपुलर वोट के जरिए उससे जीत गया। उसके वोट 6-7 लाख ज्यादा थे, लेकिन चूंकि उनका एक टेक्निकल मसला होता है, उस टेक्निकल मसले के हवाले से उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ये फैसले नहीं करता होता इंतखाबात के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन उसने जो फैसला दिया उस फैसले के बारे में गोर ने ये कहा कि आई डिसएग्री विद द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट आई एक्सेप्ट इट। क्योंकि वहाँ अदालतों की बालादस्ती है, अदालतों के वो फैसले मानते हैं, अपने मुल्क में मानते हैं, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में क्योंकि वॉर और टेरर उनको ज्यादा अजीज है और जनरल मुशर्रफ ज्यादा अजीज है, वो
वो वकला की तारीख को और रूल ऑफ लॉ को और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी को वो भूल चुके हैं। और वॉर एंड टेरर भी जो है वो भी आपको इसलिए समझना जरूरी है कि इसका एक बैकग्राउंड है। ये क्यों हो रही है, सुसाइड अटैक्स क्यों हो रहे हैं? जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में हमला किया था तो सोवियत यूनियन की जो अस्ता और फौज आती थी वो एक सुरेख कर्नल होती थी, वहां से गुजर के आती थी और उस पूरे 8-10 साल में वहां की जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो एक सुसाइड बॉम्बर का चुनाव करती रही, तलाश करती रही, ढूंढती रही कि हमें कोई ऐसा एक सुसाइड बॉम्बर मिल जाए जो अपने साथ बैठ बांध के इस टनल को उड़ा दे, लेकिन एक भी वहां उनको नहीं मिला। लेकिन आज आप देखें कि हर रोज 3-3, 4-4 सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह अमेरिकन गलत पॉलिसीज है। अगर आप किसी मुल्क पे हमलावर होंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो फिर वहां जो रेजिस्टेंस होगी, जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट होगी, वो तमाम तौर पर इस्तेमाल करेगी, जिसमें सुसाइड अटैक्स भी होंगे, सुसाइड बॉम्बर्स भी होंगे। आप देखिए कि इराक में जब हमलावर हुए थे तो वहां एक अल-कायदा का आदमी मौजूद भी नहीं था, लेकिन आज वहां कितनी बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है। इसी तरह अफगानिस्तान में जो वॉर और टेरर उन्होंने लड़ रहे हैं, उनके फौजी यहाँ पे मौजूद हैं, अपने शहरियों को निशाना बना रहे हैं, स्कूलों को निशाना बना रहे हैं, मदरसों को निशाना बना रहे हैं, मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं और मजलूम बच्चे मारे जा रहे हैं, खबर भी पाई जा रही है। तो वहाँ जो रेजिस्टेंस हो रही है वो रेजिस्टेंस वो इंतकाम होता है, उनकी एक ट्रेडिशन है, उनकी एक कन्वेंशन है, तो उन्होंने कभी भी ऑक्यूपेशन फोर्सेस को बर्दाश्त नहीं किया और वो जो रेजिस्टेंस कर रही है वो दरअसल में सुसाइड अटैकर्स हैं। तो ये एक बात इंतहाई समझने की जरूरत है कि जब तक हम अमेरिका की वॉर और टेरर की पॉलिसी में अमल पैरा रहेंगे और उनके इशारों पे चलते रहेंगे तो फिर हमारे मुल्क में भी ये अमल नहीं होगा। और आप एक ऐसी कुव्वत है और आपकी कुव्वत की वजह से इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये हैवी मैंडेट मिला, वरना वो रिजर्व नहीं करती थी। और आप उन पे ये प्रेशर मेंटेन रखें कि अमेरिका की वॉर और टेरर पे वो हिस्सेदार न बने, बल्कि अपने मुल्क के लिए यहाँ रूल ऑफ लॉ को बहाल करें, जुडिशरी को बहाल करें, महंगाई खत्म करें, बेरोजगारी खत्म करें, आटा सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, जो नारे लगा के, जो मंशूर में बात करके वो इस इंतखाबात में जीत के आए थे। और आखिरी बात उनसे उन्हें ये भी याद कराएं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो बातें आपने तय की थी, जिसको आपने कहा था कि हम इसको एक आइन का हिस्सा बनाएंगे और उस बातों पे अमल दरामद करें, अपने मंशूर पे अमल दरामद करें, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि इस मुल्क को हम आज़ाद मीडिया देंगे, आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया देंगे, हम एक ऐसा निज़ाम यहाँ पे बहाल करेंगे जिसमें फौज जो है कभी भी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकेगी। ये बात उनको याद कराते रहें, अगर वरना वो फिर वही माजी की तरह साजबाज, क्योंकि ये इक़्तिदार की बड़ी अट्रैक्शन होती है, इसके फर्ज होते हैं, वजारतें होती हैं, उसका बहुत कोई चाहेगा कि मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयर बन जाऊँ, कोई चाहेगा कि मैं सूबाई वजीर बन जाऊँ, कौमी वजीर बन जाऊँ, मकामी हुकूमतों को डिमोलिश कर दें या अपने चीज़ों को नाज़म बना दें। तो जो असल मामला है जिसके वो वोट लेकर आए थे उससे वो वाक़िफ़ हो जाएंगे। ये उनका भी फायदा है, इस मुल्क का भी फायदा है और आपको खास तौर पर मुखला को अपनी पॉलिटिकल रोल अदा करना पड़ेगा। आपने बड़ी स्ट्रगल करनी, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी, आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, क्योंकि आज से 2500 साल पहले सोक्रेटिस ने ये कहा था कि अगर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सियासत में नहीं आएंगे, सियासत में शामिल नहीं होंगे, तो वो दावत देंगे अनपढ़ लोगों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को, करप्ट लोगों को कि वो इक़्तिदार के साथ शामिल रहें और इक़्तिदार का हिस्सा बने रहें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ उनकी शख्सियत इसी तारुफ में मुहताज है। बुकला की तहरीक अदलिया की आज़ादी, जजों की बहाली में ग्रांड खिदमात का अंजाम देने वाले हमारे लीडर, हमारी तहरीक के रूह रवान, लाहौर हाईकोर्ट बार के साबिक़ सदर जनाब अहमद अवैस खान साहब से मैं दरबार पर तशरीफ लाएं। जनाब जस्टिस वजूद्दीन
लाशारी साहब, नबी खास साहब, जनाब आसिफ खान साहब, मुअज़्ज़िज़ अरकान वाद, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बिलाशुबा ये डिस्टिंक्शन ओकाड़ा बार की है कि आज जस्टिस वजूद्दीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं तो जब से इन्होंने इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराए, अगर इसमें शक नहीं है, जब साहब ने कागजात इलेक्शन जीतने के लिए जमा नहीं कराए, वकला की मूवमेंट में बराबर के शरीक थे और पाकिस्तान भर के वकला के अकाबरीन के इसरार का ये बहुत बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी कि हुज्जत पूरी करने के लिए। आपको याद होगा जब उस वक्त के एक नॉन रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था और टेक्निकल बुनियादों के ऊपर एलिजिबिलिटी की दरखास्त जो थी वो खारिज कर दी गई थी। उस हुज्जत को पूरा करने के लिए जस्टिस वजूद्दीन साहब ने अपने आप को पेश किया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इतनी बड़ी मूवमेंट बनी और पाकिस्तानी कौम इनको रिवार्ड देगी और वो रिवार्ड कि आइंदा के पाकिस्तान के सदर मुमलिकत जो है वो ये होगी। जनाब वाला, इससे पहले कि मैं अपने ख्यालात का इजहार आज के मौजू के ऊपर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे करूं, मैं मर्द आहन और शेर दिल इंसान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की शान में एक फैज का कथा जो है पेश करना चाहता हूं, इनकी नजर करना चाहता हूं। मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली है उंगलियां हमने। मताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, और लबों पर मोहर लगी है तो क्या कि रखती है हर एक हल्काए जंजीर में ज़बाने। जनाब वाला, एक साल होने को आया कि इस फर्द अहम के एक इनकार ने उस वक्त के और आज के वक्त के डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर दिया और साबित कर दिया कि अदलिया का सरबराह कैसा होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ अदलिया का तसव्वुर जो पाकिस्तान में नापैद हो चुका था, उन्होंने एक इनकार से पूरे पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तानी कौम को एक नई रूह फूंक दी और वकला उस नाम को लेकर, उस इनकार को लेकर आगे चले। और मुझे वो दिन याद है कि जब आपकी यही उकाड़ा बात जिस वालाहाना अंदाज में आपने चीफ जस्टिस साहब का इस्तकबाल किया, वो फकीरुल मिसाल इस्तकबाल रहती दुनिया तक, पाकिस्तान की जिंदगी तक वो याद रहेगा।
अभी ये मूवमेंट खत्म नहीं हुई, अभी हमने बहुत आगे सफर तय करना है। और ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, और पाकिस्तान भर के लोग जानते हैं कि ये सफर जिस रास्ते पे हमने इख्तियार किया है, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये एक कांटों भरा रास्ता है। हमने आपके दरिया से गुजरना है, लेकिन जो कमिटमेंट हम में है, आप में है, हमारे नौजवान वकला में है, हमारे बुजुर्ग वकला में है, हम उस कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला ये कांटों भरा रास्ता जो है इसको पार करेंगे, इसको तय करेंगे, और कामयाबी जो है वो इंशाअल्लाह हमारे कदम छुएगी। ऐसे ही कमिटमेंट के बारे में किसी ने कहा, एक बड़ा खूबसूरत इसका कलेक्शन, किसी ने कहा कि शौक बढ़ाना पा चलता था, शौक बढ़ाना पा चलता था, और रास्ते पथरीले थे, चलते चलते किसके सारे कंकर जो रमीले। तो जनाब आला, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी और पूरे पाकिस्तान भर की वकला की काविशों के बायस मूवमेंट ने बिलाशुबा पूरी पाकिस्तानी कौम की उसमें हमायत हासिल की हमें। अगर पाकिस्तानी कौम की हमायत हासिल न होती तो वकला अपनी मूवमेंट में कामयाबी हासिल न कर सकते कभी। और पहला फेज जो था इस मूवमेंट का हमने कामयाबी से हासिल किया, वो क्या था? पहला फेज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बहाली, यह हमारा पहला फेज था। और अब दूसरा फेज पाकिस्तान के वो 60 शहमान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बहाली, उनको बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुकाम के ऊपर वापस लेकर आना, यह हमारी इस मूवमेंट का दूसरा फेज है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा खून बह जाए, हमारी जान चली जाए, ये दूसरा फेज इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। और ये अदलिया बहाल होगी। आजाद अदलिया के बगैर कोई तसव्वुर नहीं है किसी जमहूरियत का। लेकिन एक बात मैं आपसे भी कमिटमेंट
बॉडी उसके कॉफिन से निकालकर उसकी हड्डियां पार्लियामेंट हाउस में रख डाली गई। ये इतना अनुभवनाक वाकया था और इतना सबक आजमा वाकया था कि आज सारे तोड़ सके। तो ये है जिंदा कौमें और इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह की फजल से पाकिस्तान जिंदा रहने के डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ हिस्ट्री से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने ये फैसला करना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कानून की बारादस्ती में है, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रूल ऑफ अथॉरिटी में है और पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कानून की बारादस्ती में है। यही हमारी जरूरत थी। 2008 का साल आ गया, इससे पहले एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, 3 नवंबर का वाकया। तो अब हम कहते हैं ये तो डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ हिस्ट्री है। ये फैसला कौन साल है, यहां फैसला होगा, आमने सामने ताकत जो है आजमाई जाएगी। तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक तरफ, तमाम नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक तरफ। यहां हमने बहुत बड़े फैसले करने हैं। पाकिस्तान में बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए होगा। वो बंदूक का इस्तेमाल पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के अलावा किसी और मकसद के लिए करे। और अगर किसी ने ये सुन लो कि अगर किसी और ने बंदूक का आइंदा इस्तेमाल पाकिस्तान के आइन को तोड़ने के लिए या अपने आमिराना दौर को मुसल्लत करने के लिए अपने आप को बंदूक का इस्तेमाल किया, तो पाकिस्तान के मुगला पाकिस्तानी कौम उस बंदूक का रुख मोड़ देगी। यह हमारा फैसला है। जमहूरियत का कोई तसव्वुर नहीं आ रही है। आप दुनिया की तारीख उठा के देखिए कि जिन हमारे में वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे आज जमहूरी अदारे में देख लीजिए आप, वहां तो मुकम्मल जमहूरियत जो है 1933 में आई है, जब वहां की खातन को हक रहदरी जो है वो दिया गया। लेकिन अदलिया का निजाम देखिए कितना मजबूत था और कब से था। हम भी यही चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में अदलिया का निजाम एक मजबूत अदलिया की शक्ल में नहीं आता तो पाकिस्तान में एक मजबूत आमिराना निजाम तो आ सकता है, लेकिन जमहूरियत कभी नहीं आ सकती। क्योंकि इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत मुझे याद आ रहा है, शायद जहांगीर ने कहा, दुनिया के फैसलों से मायूस होने वाला ऐसा न हो कि उसके दरबार में पुकारे, ऐसा न हो कि उसके दरबार का तराजू एक बार फिर से तोड़े, जालिम के जुल्म को भी, मुंसिफ की भूल को भी, और फैसला सुना ले, वो फैसला कि जिससे ये रूह काम हो। तो जनाब, मैं आपसे ये कहूंगा, अभी हमने एक बहुत बड़ा सफर आगे तय करना है और ये जितनी डिबेट चलाई जा रही है, ये जितनी कंफ्यूजन पेश की जा रही है हुकूमती अदारों की तरफ से, हुकूमत के जो डाउट्स हैं और उनके साइकोफ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से, जनरल परवेज मुशर्रफ के साइकोफ्रेंड्स जो हैं उनकी तरफ से, कि जनाब 2/3 अक्सरियत जो चाहिए, कोई 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए। एक सवाल आप सबको पता है, यहां बैठे कानूनदान है माशाअल्लाह, आइन को समझते हैं। 3 नवंबर का एक जो वाकया रूनमा हुआ, ना सिर्फ दुनिया की तारीख में ये तस्लील अमेज वाकया, पाकिस्तानी कौम के लिए जिल्लत अमेज वाकया है। एक कहते हैं कि ये एक मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, कि पाकिस्तान के आइन को
इंसाफ की टोपी पहनी हुई है और वो टोपी पहनकर मैं पाकिस्तान के आइन को सस्पेंड करता हूं।